जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं सब? तो आज से हमारा पेपर स्टार्ट हो रहा है। जनाब एसीसीए का मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमए का पेपर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमए, इसको FMA भी कहा जाता है और पुराने ज़माने में इसको जनाब F2 भी कहा जाता था। चलें जी, आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे। हमने जो अपनी ओरिएंटेशन क्लास की थी उसके अंदर हम लोगों ने पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लिया था। हमने उस क्लास के अंदर हमारा सिलेबस डिस्कस हो गया था। हमने किस तरह से पढ़ना था वो हमने डिस्कस कर लिया था। पेपर किस तरह से आएगा वो हमने डिस्कस कर चुके थे। तो आज से ऑफिशियल हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो चले जनाब, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये पेपर है क्या, इस पेपर में हमने पढ़ना क्या। अच्छा, याद रखिएगा, हम लोगों ने ओरिएंटेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम बेसिकली अपनी पढ़ाई के अंदर हम जो कोर्स लेके चलेंगे वो हम लेके चलेंगे एसीसीए का स्टडी हब लेके चलेंगे। तो जनाब, सबसे पहले जब पेपर शुरू किया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना, उसको पढ़ना, तो उसके बेसिक समझी जाती हैं। क्योंकि मैं इस तरह से लेके चलूंगा इस पेपर को, एमए को, कि जैसे आपने ये पेपर कभी पढ़ा ही नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं। और उस तरह से लेके चलेंगे कि जैसे कि आपने MA1 और MA2 पढ़ा ही नहीं है, आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये पेपर पढ़ रहे हैं। तो चले जनाब, सब और हमारा पढ़ने की सोर्स जो है वो हम थियोरेटिकल कहां से कवर करेंगे? एसीसीए का जो स्टडी हब है, जो कि एजुकेशनल हब हो चुका है। तो जनाब, बेसिकली इसकी जो बेसिक कवर होंगी मैं आपको बता देता हूं जनाब। वो कवर होंगी बेसिकली हमारे चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है जिसको नाम दिया गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का। और जो बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। और जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। तो जनाब बेसिकली हमें पढ़ने के लिए पहले हमें इन दो चैप्टर्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हमें वो सीखना पड़ेगा। अच्छा सुनिए जनाब, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पेपर की बेसिक्स। इस पेपर की हम लोग बेसिकली बेसिक स्टार्ट करेंगे कि जनाब ये पेपर है क्या, इसमें हमने पढ़ना क्या है। और ये बेसिक जो कवर हुई है वो एसीसीए की जो बुक है उसकी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 से कवर हुई है। जनाब, किस सीक्वेंस से इसको पढ़ना है हम ओरिएंटेशन के अंदर बात कर चुके हैं। जिस सीक्वेंस से लेक्चर लगे हुए हैं आपको उसी सीक्वेंस से पढ़ना है। और फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जनाब लेक्चर को नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा, बाकायदा प्रॉपर फुल स्क्रीन करके देखिएगा, फ्रेश माइंड के साथ देखिएगा, थके हुए माइंड के साथ इस लेक्चर को आप लोग मत देखिएगा। तो चले जनाब, हम पढ़ाई स्टार्ट करने चले। चैप्टर नंबर 1 और 8 इसको हम कंपैरेटिवली चलाएंगे। मैं अभी ये जिस फोल्डर के अंदर ये लेक्चर लगे हुए हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 और 8 को हम लोग थोड़ा करके पूरे सिलेबस, पूरे पेपर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि जो बेसिक्स यहाँ पे पढ़ ली, फिर उससे रिलेटेड हम बाकी चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। इस तरह से इसको कवर कराया जाता है पूरा। अगर मैंने चैप्टर 1 और 8 जो कि थ्योरेटिकल है, जो कि बेसिक है, अगर उसको मैंने अभी एक साथ करा दिया तो जनाब बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल थ्योरेटिकल है। तो चलें जनाब, पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनाब, मुझे एक बात बताइए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारा पेपर है उस पर तो हम बाद में आते हैं। बॉस मुझे ये बताइए अकाउंटिंग क्या होती है? जनाब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन है मेरे दोस्त, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जनाब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जनाब क्या मतलब हुआ? हमने बोला जनाब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। सर ये
ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सर ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है जनाब? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस के अंदर कोई भी इवेंट हो रहा है, बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसको 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 हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला जनाब हमने इन्वेंट्री को सेल किया है, हमने गुड्स को सेल किए हैं, हमने इन्वेंट्री परचेज की थी और हमने उस इन्वेंट्री को सेल कर दिया, हमने तनख्वाह दे दी, हमने रेंट पे कर दिया, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया लेकिन हमने पे नहीं किया, हमने एडवांस में सैलरी दे दी, हमने एडवांस में जो है वो रेंट पे कर दिया, हमने इंश्योरेंस के पैसे दे दिए, हमने इंश्योरेंस अक्रू हो गया, ड्यू हो गया, लेकिन हमने पे नहीं किया। ये सारी की सारी क्या है मेरे पास? ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं जनाब? अकाउंटिंग। यानी कि अगर मैं ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन की बात करूं जनाब, अगर मैं ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन यानी कि फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं जनाब ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी एक्टिविटी जो कि बिजनेस के अंदर परफॉर्म हो रही है। यानी कि जनाब फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स किए हैं, फॉर एग्जांपल जनाब मैंने जो है वो परचेजेस किए हैं, फॉर एग्जांपल जनाब मैंने सैलरी पे की है, फॉर एग्जांपल जनाब मैंने रेंट पे किया है, फॉर एग्जांपल जनाब इंश्योरेंस अक्रू हो गया है। अक्रू का मतलब होता है बॉस, अक्रू का मतलब होता है कि बिल आ गया, मैंने सर्विसेज ले ली लेकिन मैंने भी पेमेंट नहीं की है जनाब, इसको मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हमने बोला सर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? अब भाई एक रजिस्टर ले लें मार्केट से, एक रजिस्टर ले लें और जनाब आप उसको लिखना शुरू कर दें। आप उसको लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में लिख लें, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, पश्तो में लिख लें, किसी भी जबान में लिख लें, किसी भी जबान में लिख लें। हमने बोला जनाब आपने बिल्कुल पूरे साल अकाउंट्स बन रहे पूरे साल के, आपने पूरे साल उसको रिकॉर्ड कर लिया, आपके बॉस ने, आपके मैनेजर ने, आपके ऑनर ने आपको बुलाया, उसने बोला आइए जनाब जरा बताइए कि हमने कितने की सेल की पूरे साल में, क्या आप बता पाएंगे? हमने बोला सर हम बिल्कुल बताएंगे, रिकॉर्ड तो है ना लेकिन इट विल टेक अ टाइम, सर ये थोड़ा सा वक्त ले लेगा। हमने बोला सर आपने 1.5 घंटे के अंदर बता दिया कि हमने पूरे साल के अंदर $10,000 की सेल की है। अच्छा जी, हमने बोला अच्छा ये बताइए इसमें से कितनी कैश में कितनी क्रेडिट में? हमने बोला जनाब बिल्कुल बताएंगे, रिकॉर्ड है हमारे पास लेकिन हमें इसको रिकॉर्ड को जवाब देने को, आंसर सवाल के जवाब देने को टाइम लगेगा। हमने बोला जनाब कितने की सेल की है? हमने उसको 1.5-2 घंटे लगा के बता दिया कि जनाब $6,000 हमने कैश पे किए और $4,000 आपने क्रेडिट पे किए। फिर उसने बोला जो क्रेडिट पे हुई है $4,000 उसमें कितने के पैसे आ गए, कितने पैसे नहीं आए, क्या आप जवाब दे पाएंगे? सर बिल्कुल जवाब देंगे लेकिन इट विल टेक अ टाइम। आप कागज पलटेंगे, पर्चे पलटेंगे, उसमें से डेटा निकालेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, प्लस करेंगे, जनाब इस पे आपको टाइम लगेगा। तो जनाब क्या किया? तो जनाब क्या हुआ? हमने बोला सर देखिए आप रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो इफेक्टिव मैनर में नहीं है, वो एफिशिएंट मैनर में नहीं है, वो एक अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, उसमें प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं हो रही है। हमने बोला जनाब ऐसे तो नहीं होगा, फायदा क्या रिकॉर्डिंग करना है? जैसे ही सवाल आए आप फौरन तुरंत जवाब दें उसका, इतनी वेटिंग नहीं, इतना इंतजार नहीं। आप रिकॉर्डिंग सही नहीं कर रहे तो दुनिया में रिकॉर्डिंग का एक तरीका इंट्रोड्यूस कराया गया जनाब, उस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? उस तरीके को कहा जाता है मेरे भाई डबल एंट्री सिस्टम। उस रिकॉर्डिंग के ऑफ ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है जनाब? उस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को कहा जाता है, उस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को दोस्त कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। सर ये कौन सा सिस्टम है जनाब? ये कौन सा सिस्टम है? ये सिस्टम है इसमें एक चीज को डेबिट कर दिया जाता है और दूसरी चीज को क्रेडिट कर दिया जाता है। जनाब ये सिस्टम है जिसमें आपको एक चीज को डेबिट कर दिया जाएगा, दूसरी चीज को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जनाब उसके बाद क्या होगा? जनाब डेबिट क्रेडिट करने के बाद फिर उसको समराइज किया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जनाब लेजर या फिर लेजर्स या फिर टी अकाउंट। बात समझ आ रही है मेरे भाई? बात समझ आ रही है? अच्छा पढ़ते हुए ये भी सोच ले सर, अभी आपको कॉपी नहीं करना, अभी सिर्फ समझें, अभी कॉपी नहीं करिएगा। हमने बोला जनाब लेजर, फिर उसको और समराइज किया जाता है जनाब, फिर उसको और समराइज किया जाता है जिसको आप क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। जनाब ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके पास एक लाइन आइटम में दिख रहा है सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, सैलरी एक्सपेंस कितनी है, प्रीपेड रेंट कितना है, सब कुछ, कैश कितना है, बैंक कितना है, अकाउंट रिसीवेबल कितनी है, सब कुछ आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आ रहा है। हमने बोला सर देखें ये डाटा तो बन गया, इसको थोड़ा इंफॉर्मेटिव फॉर्म में लेकर आइए, इसको थोड़ा इंफॉर्मेशन के अंदर लेकर आइए। हमने बोला जनाब थोड़ा इंफॉर्मेशन में इसको लेकर आइए, इसका मतलब आपको
कुछ रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। उन रिपोर्ट्स का नाम क्या है जनाब? कुछ रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। उन रिपोर्ट्स का नाम क्या है दोस्त? उस रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी पड़ेगी, कुछ रिपोर्ट जो कि मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी, ताकि मैनेजमेंट उसको देखें कि भैया जो पूरे साल आपका क्या धरता है, पूरे साल आपने कितने का माल, पूरे साल आपकी सेल कितनी हुई है, जो साल गुजर गया, जो साल गुजर गया उसको आपने रिकॉर्ड करते रहे, समराइज करते रहे। साल के एंड पे आपने रिपोर्ट बना ली कि जनाब कितने की सेल हुई है, कितना प्रॉफिट आया, कितने एक्सपेंस है, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। इन सब रिपोर्ट्स को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनाब कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, इनके नाम क्या होते हैं? यहां पे मैं लिखता चलूं जनाब। एक को आप कहते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद है मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। उसके बाद है मेरे पास जनाब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको पुराने जमाने में आप लोग बैलेंस शीट भी कहते थे। हाँ जी। उसके बाद फिर बोलते हैं जनाब आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ऐसा। उसके बाद आप कहते हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और मेरे पास होती है जनाब नोट्स टू दी अकाउंट, या फिर नोट्स टू दी अकाउंट, या फिर जिसको आप लोग डिस्क्लोजर कहते हैं। नोट्स टू दी अकाउंट यानी कि जिसको आप लोग डिस्क्लोजर कहते हैं। हो क्या रहा है सर? अकाउंटिंग का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो गई उसको रिकॉर्ड करना। किस लिए? ताकि पता चल सके जो साल खत्म हो गया उसमें प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। जनाब ये किसकी जिम्मेदारी है दोस्त? ये किसकी जिम्मेदारी है? हमने बोला जनाब ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, जनाब ये किसकी जिम्मेदारी है दोस्त? ये काम करता है, ये काम किया जाता है। कौन लोग ये काम करते हैं? जो लोग ये काम करते हैं उस अकाउंटिंग को कहा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या कहा जाता है दोस्त? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो लोग ये काम करते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन हो गई है, आपने गुड्स सेल कर दिए, आपने परचेजेस कर लिए, रेंट पे कर दिया, या महीना एंड हो गया आपने रेंट पे नहीं किया, बोले तो अक्रू हो गया, उसको रिकॉर्ड करना, डेबिट क्रेडिट करना, उसका टी अकाउंट बनाना, उसका ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर साल खत्म हो जाए तो उसको रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना। जनाब इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ये जो अकाउंटिंग करने वाले लोग होते हैं, या इस अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनाब ये आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कहां पढ़ेंगे? आपके पास चंद पेपर्स हैं जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होता है, ये जिसको हम कहते हैं FA1 FA2 यानी कि SEC का जो फाउंडेशन है, और जनाब मेरे पास FA या जिसको आप लोग FFA कहते हो, FR और SBR। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज दोस्त यहां पे कवर हो रही है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज यहां पे कवर हो रही है। ये हम में इस पेपर के अंदर ये नहीं पढ़ना। तो सर हमने क्या पढ़ना है? सर सुने अभी इंपॉर्टेंट बात। तो जनाब जरा वीडियो को पॉज करें और इसको जरा कॉपी कर लें। वीडियो को जरा पॉज करें, इसको कॉपी करें, और फिर मैं बात को आगे लेके चलता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था जनाब पढ़ाते हुए जब मैं पढ़ा रहा हुआ करूं उसको कॉपी नहीं करना, मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा। तो जनाब वीडियो को पॉज करें, उसको कॉपी करें, और फिर मैं जरा आगे चलता हूं। ठीक है दोस्त, चलें जनाब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, तो जनाब हमने क्या पढ़ना है? हमने ये नहीं पढ़ना, हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं करनी। तो हमने क्या पढ़नी है? आइए सर अब सिखाते हैं। आपने क्या पढ़ना है? मैंने बोला जनाब देखें, मैनेजमेंट कौन होता है ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजमेंट कौन होता है? हमने बोला जनाब देखिए मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के बंदे। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के बंदे, यानी कि वो बंदे टॉप लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धरते होते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल के बंदे। जनाब टॉप लेवल के बंदे कौन होते हैं? हमने बोला जनाब टॉप लेवल के बंदों से मुराद CEO हो गए। हमने बोला जनाब टॉप लेवल के बंदे कौन होगा? CFO। CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर।
फॉर एग्जांपल जनाब मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो नेशनल रिफाइनरी के जो सीईओ हैं वो जमील साहब थे पहले। हमने बोला सर फॉर एग्जांपल के अडानी पोर्ट्स है इंडिया का, उनके जो सीईओ हैं वो अडानी साहब हैं। ये सीईओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बंदे। सीएफओ कौन होते हैं जनाब? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और जनाब डायरेक्टर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन की ना मैनेजमेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बंदे हैं जनाब। इनका काम क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बंदे हैं जनाब, इनका रोल क्या है? ये लोग करते क्या है? ये लोग सुबह आते हैं और ये लोग काम करते क्या है? हमने बोला जनाब देखें, इनका काम करना नहीं है, इनका काम करना नहीं है। तो भैया कौन लोग होते हैं, करते ही हैं, अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे होते हैं। हमने बोला जनाब इनका काम है डिसीजन मेकिंग करना। इनका काम है जनाब फैसले करना, डिसीजन मेकिंग करना। सर डिसीजन को इंप्लीमेंट कराना किसका काम होता है? वो भी मैनेजर्स होते हैं। वो कौन होते हैं? सीनियर मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं। वो इनका काम क्या होता है जनाब? इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग करना, फैसले करना। हमने बोला जनाब किस किस्म की डिसीजन मेकिंग, ये भी तो बता दीजिए। सुनिएगा फॉर एग्जाम्पल एक डिसीजन मेकिंग अगर हम डिस्कस करें, हमने बोला जनाब सुनिएगा, एक डिसीजन मेकिंग अगर हम डिस्कस करने हैं, हमने बोला जनाब फॉर एग्जांपल मैं डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने बोला जनाब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक गारमेंट फैक्ट्री है, एक गारमेंट्स फैक्ट्री है। वो गारमेंट फैक्ट्री होता क्या है जनाब? वो गारमेंट फैक्ट्री जो है वो शर्ट सीती है और मार्केट में बेचती है, उसका गुजारा होता है, पैसे कमाते हैं और तनख्वाह भी देते हैं, रेंट भी पे करते हैं, सैलरी भी पे करते हैं और घर भी ले जाते हैं। सही सर, मस्त लाइफ गुजर रही है। काम क्या इनका? गारमेंट फैक्ट्री, शर्ट्स बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं और जनाब काम चल रहा होता है। जनाब इस फैक्ट्री के पास एक स्पेशल ऑर्डर आता है, बोले तो वन ऑफ ऑर्डर आता है। यानी कि एक दुकान वाले ने, एक बड़े सुपर स्टोर ने, आइकिया ने, वॉलमार्ट ने, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर बात करूं तो इम्तियाज सुपर स्टोर ने या चेज ने उनको ऑर्डर दिया कि जनाब हमें 1000 शर्ट्स बनवानी है। कितनी शर्ट्स बनवानी है दोस्त? 1000 शर्ट्स बनवानी है। क्या आप ये शर्ट्स हमें बनाकर दे देंगे? क्या आप ये शर्ट्स बना के दे देंगे? हमने बोला सर बिल्कुल बना के देंगे। मैनेजमेंट के पास एक ऑर्डर आया, किसी ने कांटेक्ट किया कि जनाब देखें हमें जनाब आपसे शर्ट सिलवानी है। कितनी शर्ट सिलवानी है? 1000 शर्ट्स आपसे सिलवानी है। क्या आप ये शर्ट सी के दे देंगे? ये फैसला कौन करेगा? मैनेजर्स करेगा। कौन करेगा जनाब? कौन करेगा फैसले? या आपके टॉप लेवल के बंदे करेंगे। क्या टॉप लेवल के बंदे ऐसी आंख बंद करके फैसला कर देंगे? हैं क्या टॉप लेवल के बंदे कैसे आंख बंद करके फैसला कर देंगे? नहीं सर, उनको कुछ वर्किंग्स चाहिए होंगी। ये जो फैसला है, ये जो मैंने आपको बताया है, इस फैसले को हम लोग कहते हैं स्पेशल ऑर्डर या फिर वन ऑफ ऑर्डर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऑर्डर आया है अपना नॉर्मल कारोबार से हटके, जिसको हम लोग नॉर्मल जबान में हवाई रोजी कहते हैं। उसके बाद एक हवाई रोजी का ऑर्डर आया है कि जनाब ये 1000 शर्टें सी दीजिए। हम इसको एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें? फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। मैनेजमेंट बोले तो सीईओ, डायरेक्टर्स ये फैसले करेंगे। जनाब इस फैसले के लिए उनको कुछ वर्किंग्स चाहिए होंगी। आंख बंद करके फैसला नहीं करेंगे। कौन सी वर्किंग चाहिए अभी हम बात करते हैं। और कौन से फैसले होते हैं सर? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जनाब एक कंपनी है, वो पाकिस्तान के अंदर जैसे एंग्रो फूड्स है, क्या करती है जनाब? ये डब्बे का दूध बनाती है, ये जो है जनाब ये लस्सी भी बनाती है, ये जनाब आइसक्रीम भी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 प्रोडक्ट बना रही। कौन सा? डब्बे का दूध, लस्सी, डब्बे की लस्सी और आइसक्रीम। मैंने बोला जनाब ये तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सेम किस्म का मटेरियल रिक्वायर्ड है। यानी कि मिल्क रिक्वायर्ड है, सेम किस्म का मटेरियल। और फॉर एग्जांपल ये फैक्ट्री लगी हुई है गांव के अंदर, आसपास जो हारी हैं, किसान हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, रोड ब्लॉक कर दिया कि जनाब अभी यहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, हमारे मुतालबात पूरे किए जाए, जो भी उनके मुतालबात हैं। हमने बोला जनाब फैक्ट्री तो हिट कर गई ना। फैक्ट्री के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी मटेरियल की अवेलेबल थी, मिल्क की। हमने बोला जनाब जिस स्पीड से आप काम कर रहे थे उस स्पीड से काम करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा मटेरियल 2 दिन के अंदर। और जनाब ये जो सप्लाई है वो अगले 1 हफ्ते तक नहीं आएगी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है ये धरना स्ट्राइक जो है वो 1 हफ्ते तक चलेगी। सर अगर स्पीड से काम करते रहे तो 2 दिन में तो माल खत्म हो जाएगा, स्टोर खाली हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? बैठ के पत्ते खेलेंगे, फारिग बैठेंगे, क्या करेंगे? हमने बोला जनाब अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा स्लो कर दो। पहले जो खूब सारे यूनिट बना रहे थे, 5000 10,000 खूब सारे बना रहे थे, अब यूनिट थोड़े कम बनाओ। सर कौन से यूनिट कम बनाएंगे या कौन से यूनिट बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा वो यूनिट बनाओगे, जिसमें प्रॉफिट कम हो रहा होगा उसके यूनिट को थोड़ा स्लो डाउन कर दोगे। ये फैसला कौन करेगा?
मैनेजमेंट करेगी, जनाब मैनेजमेंट करेगी। इस फैसले को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। इस फैसले को क्या कहा जाता है दोस्त? लिमिटिंग फैक्टर। एक और फैसला दोस्त, एक और फैसला, फॉर एग्जाम्पल एक और डिसीजन मेकिंग है जनाब। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जनाब कि फॉर एग्जाम्पल ये सैमसंग वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल जनाब ये इन्फिनिक्स वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं? मोबाइल फोन बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं। जनाब ये मोबाइल फोन बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। आपको जो है वो कैमरा चाहिए, आपको बैटरी चाहिए, आपको जनाब उसका सर्किट चाहिए, आपको उसकी आईसी चाहिए, आपको जो है जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। क्या ये इन्फिनिक्स वाले, सैमसंग वाले ये कैमरा वगैरह, चिप वगैरह, बैटरी वगैरह सब खुद बाय करते हैं? जनाब इनके पास ऑप्शन है कि चाहे हम इसको मेक कर लें, खुद बना लें कैमरा शैमरा, या हम इसको बाय कर लें कैनन से, सोनी से। जनाब क्या करें, बाय करें या मेक करें? ये फैसला कौन करेगा दोस्त? ये फैसला मैनेजमेंट करेगी। ये फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। तो जनाब ये फैसले मैनेजमेंट करते हैं, इसको कहा जाता है मेक और बाय। नंबर 4 जनाब देखिए, एक और डिसीजन मेकिंग है। आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो आपको दो किस्म के पेट्रोल मिलते हैं। एक आपको मिलता है पेट्रोल और एक मिलता है हाई ऑक्टेन पेट्रोल, यानी कि अच्छा वाला पेट्रोल। शेल वाले उसको वी पावर कहते हैं, हाई ऑक्टेन नहीं होता बेसिकली वो। तो यानी कि पेट्रोल दो किस्म के मिलते हैं, एक नॉर्मल पेट्रोल और एक हाई ऑक्टेन पेट्रोल। जनाब कंपनीज कौन सा पेट्रोल बनाए, नॉर्मल वाला पेट्रोल बनाए या हाई ऑक्टेन पेट्रोल बनाए? फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेंगे। इस फैसले को कहा जाता है फर्दर प्रोसेस। एक और एग्जाम्पल जनाब, एक और एग्जाम्पल। हमने बोला जनाब कंपनीज है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, एक प्रोडक्ट में उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है या कम प्रॉफिट आ रहा है। मैनेजमेंट ये फैसला कर रहे हैं जनाब इस प्रोडक्ट को बंद कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो, या इस प्रोडक्ट लाइन को बेच दो, इस प्रोडक्ट लाइन को बेच दो। हिस्टोरिकली यूनिलीवर ने लिप्टन बेच दिया एकाडारा कंपनी को, यूरोपियन कंपनी उसको बेच दिया हिस्टोरिकली। उससे पहले उन्होंने डालडा बेच दिया था, कुकिंग ऑयल। डालडा पहले यूनिलीवर का प्रोडक्ट था, डालडा यूनिलीवर का प्रोडक्ट नहीं है। जनाब ये फैसले भी किए जाते हैं, फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग इस फैसले को शटडाउन, इसको हम कहते हैं जनाब शटडाउन या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड जनाब ये फैसले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल और कोई फैसले कैसे? जनाब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, जनाब फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन करें, कंपनी को थोड़ा बड़ा कर लें, एक्सपेंशन करें। ये फैसले कौन करेगा? मैनेजमेंट करेंगे। जनाब क्या ये फैसले आंख बंद करके किए जाते हैं? ऐसी मैनेजमेंट ने बोला चलो यार आज ये फैसला कर लेते हैं, ऐसे किया जाता है? सुनना जरा, सुनना। हमने बोला जनाब जैसे मैंने एग्जांपल कोट की थी शुरू में कि आपकी कंपनी है वो गारमेंट फैक्ट्री है जनाब, वो अपनी शर्ट्स बनाती है, मार्केट में बेचती है और उसका गुजारा हो रहा है। एक ऑर्डर आता है चेज वालों की तरफ से, इम्तियाज वालों की तरफ से कि जनाब आप ये प्रोडक्ट बनाइए और ये प्रोडक्ट बना के आप हमें दीजिए और 1000 शर्टें आप हमारे लिए बना दीजिए। जनाब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि जनाब इस शर्टों को हम बनाएं कि ना बनाएं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ये जो डिसीजन मेकिंग करेंगे उनके पास कोई नंबर्स होने चाहिए, यानी कि उनके पास उनको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। क्या ये वर्किंग खुद बैठ के बनाएंगी मैनेजमेंट? है ये बड़ा बंदा सीईओ सीएफओ क्या ये खुद बैठ के वर्किंग कर रहा होगा? नहीं जनाब, ये वर्किंग किसी से करवाएगा। जो वर्किंग करेगा वो क्या वर्किंग करेगा? सिंपल सी वर्किंग करेगा कि जनाब ये जो शर्ट्स को ऑर्डर आया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 शर्ट्स को ऑर्डर है और एक शर्ट के फॉर एग्जाम्पल जनाब मुझे $50 मिल रहे हैं। एक शर्ट के मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल $50 मिल रहे हैं। तो जनाब अगर मैं ये शर्ट बना के इनको दे दूंगा तो मेरा रेवेन्यू, मेरी सेल्स कितनी आ जाएगी? $50,000। लेकिन जनाब ये शर्ट ऐसी नहीं बिकेगी, इस शर्ट को बेचने से पहले बनाना पड़ेगा। अगर हम बनाएंगे तो उस पर कुछ खर्चा वर्चा भी होगा। खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं जनाब?
कॉस्ट कहते हैं। कितनी शर्ट्स का ऑर्डर आया है मेरे पास 1000 शर्ट्स का ऑर्डर है, और एक शर्ट बनाने के लिए जाहिर सी बात है मुझे कपड़ा चाहिए, धागा चाहिए, बटन चाहिए, मुझे जनाब लेबर चाहिए जो बैठ के सिलाई करेंगे, सिलाई मशीनें होंगी चाहिए, फैक्ट्री का सेटअप लगाना चाहिए, बिजली का तार का बटन जो है वो मशीन पे लगनी चाहिए, मतलब मशीन बिजली से चलनी चाहिए, मतलब जहां पे हम बैठे हैं वो काम कर रहे हो तो उसके दरवाजे पे चौकीदार को बिठा दो, ये ना लूट लाट के चला जाए। हमने बोला जनाब और पानी पीने का सिस्टम होना चाहिए, बाकायदा वॉशरूम होना चाहिए, खाने के लिए कैंटीन होनी चाहिए, भैया पूरा एक कारखाने का फैक्ट्री का सेटअप होना चाहिए ना यार, तब जाके शर्ट बन पाएगी, ऐसे थोड़ी चलते फिरते बन जाएगी। तो जनाब वो जो पूरा सेटअप होना चाहिए जिसमें ये शर्ट बनाने में कपड़ा लगेगा, धागा लगेगा, लेबर अपने पैसे लगेंगे सिलाई की, बिजली का बिल भी आएगा, किराया शिराया, जनाब कितनी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जनाब $30 की कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट आएगी जनाब? $30 की कॉस्ट आएगी। तो मेरे पास जनाब इस प्रोडक्ट में, तो मेरे पास जनाब इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट आएगा सर? इस प्रोडक्ट में मेरे पास 20,000 का प्रॉफिट आएगा। अगर मैं मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट कराऊं कि देखें सर, मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट कराऊं सीईओ सीएफओ को, सर देंगे ये जो ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो हमें इस ऑर्डर से कितना प्रॉफिट आएगा? 20,000 का। अगर ये मैं चीज मैनेजमेंट को सबमिट कराऊंगा तो मैनेजमेंट को फैसले करने में आसानी होगी। मैनेजमेंट बोलेंगे हाँ यार हमें फैसला करने में आसानी हो रही है, पता तो चल रहा है ना कि हमें अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। तो जनाब ये जो छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाई है 2-3 लाइनों की ये जो एक रिपोर्ट बनाई है कि इस ऑर्डर में मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, ये जनाब कौन करेगा? ये कौन से लोग करेंगे? जो लोग ये काम करते हैं, जो लोग ये काम करेंगे उन लोगों को हम कहते हैं जनाब मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले। इन लोगों को हम क्या कहते हैं जनाब? इस काम को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला काम। क्या बात समझ में आई मेरे दोस्त? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला क्या कर रहा था? बोल रहा था भाई माल बेच दे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, पैसे आ जाएंगे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, मटेरियल खरीदो मैं पैसे दूंगा वो रिकॉर्ड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला क्या करेगा? ये डाटा वर्किंग प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, कि जनाब मैं आपको वर्किंग करके दे रहा हूं ताकि आपको फैसले करने में आसानी हो जाए। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में आई? हमें रोल पता चला। तो जनाब ये हमने पढ़ना है अपने पेपर F2 के अंदर। लॉजिक क्लियर? चले सर थोड़ा और अंदर चलते हैं, गोते लगाते हैं थोड़े। सुने जनाब 1000 शर्ट का ऑर्डर आया, 1000 शर्ट का ऑर्डर आया। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई मेरे पास? बस जिसने ऑर्डर दिया उसने बोला कि 1000 शर्टें मैं आपसे सिलवाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा आगे कितने पैसे देगा जनाब? वो $50 देगा। ये भी कौन देगा? ये भी वही बताएगा हमें। जनाब जो ऑर्डर दे रहा है हमें वो बोलेगा भाई $50 मैं दूंगा आपको एक शर्ट के, सीन है तो बताओ वरना आगे बढ़ो। ठीक है सर। तो जनाब ये $30 की जो कॉस्ट आई है, एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट आई है? $30। इसके अंदर कपड़ा है, धागा है, बटन है, लेबर की सिलाई के पैसे हैं, मशीन चलेगी तो बिजली का बिल है, गेट पे जो चौकीदार बैठा हुआ है जो हिफाजत कर रहा है के अंदर से कहीं कपड़ा वपड़ा चोरी ना हो जाए, लोगों को लूट वूट नहीं ले, ये वॉशरूम है, उसका जेनेटोरियल स्टाफ है, 10,000 किस्म के खर्चे हैं भाई। ये $30 का नंबर कहां से आया कि एक शर्ट बनाने पे $30 लगते हैं? ये नंबर कहां से आया सर? किसी ने तो ये नंबर प्रोवाइड किया होगा जनाब। जो ये नंबर प्रोवाइड करता है कि एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर तो टीवी बन रहा है तो एक टीवी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, अगर तो एसी बनाने वाली कंपनी है तो एक एसी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी सुजुकी, मारुति सुजुकी, उस गाड़ी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। तो जनाब ये जो काम करता है कि एक शर्ट पे कितनी कॉस्ट आई, एक जूता बनाने में कितनी कॉस्ट आई, एक एसी बनाने में कितनी कॉस्ट आई, इस टीम को, इन बंदों को, इन अकाउंटिंग को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया मेरे दोस्त? तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का मकसद है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का जिंदगी का मकसद है मेरे दोस्त, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर तो जूता बनाने वाले कंपनी है हश पपीस वाले तो एक शूज बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो जनाब अच्छा अब एक और चीज, सर ये यूनिट का मतलब क्या है?
ये यूनिट का मतलब क्या है दोस्त? बेसिकली ये यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, नेशनल रिफाइनरी है, इंडिया के अंदर रिलायंस रिफाइनरी है जनाब, इसने कितने लीटर पेट्रोल बेचे? इसको फॉर एग्जांपल इसने 50,000 लीटर पेट्रोल बेचे, तो हम इसको कॉस्टिंग की जबान में बोलेंगे, एमए की जबान में बोलेंगे, इसको हमने 50,000 यूनिट बेचे हैं। बात समझ में? मैंने क्या बोला जनाब? पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट से, पाकिस्तान के अंदर कराची पोर्ट है, हमने बोला जनाब डीपी वर्ल्ड है, इतना बड़ा पोर्ट है जनाब। इसका काम क्या होता है? जो समंदर में जो जहाज होते हैं, जो कंटेनर लेकर आते हैं, इनका काम होता है जहाज को अपने इस पे लगाना, कंटेनर उतारना और जहाज को बोला चलो भाई अब आगे चले जाओ दूसरे पोर्ट्स पे, ये काम है इनका। तो कितने कंटेनर की मूवमेंट है, ये कंटेनर यूनिट में क्या बोलेंगे लोग कॉस्टिंग के जमाने में? कितने यूनिट्स की मूवमेंट है, कितने महीना एंड हो गया, हमने बोला सर हमने 50 होंडा गाड़ियां बेची हैं, कॉस्टिंग की जबान में, एमए की जबान में क्या बोलेंगे? हमने 50 यूनिट बेचे हैं। बात समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया? 50 यूनिट्स बेचे हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये होता है। तो जनाब कॉस्टिंग वाले का जिंदगी का मकसद क्या है? कॉस्टिंग वाले का जिंदगी का मकसद है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, कि एक शर्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक घड़ी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक जूता बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर तो वो किसी पेंट बनाने वाली कंपनी में, एशियन पेंट्स में, तो जनाब पेंट बनाने में कितनी, एक डब्बा पेंट का बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। ये काम किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है जनाब? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मकसद है कि कुछ रिपोर्ट्स बना के देना मैनेजमेंट को, जिससे उनको फैसले करने में आसानी हो जाए, जिससे उनको फैसले करने में आसानी हो जाए। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं जनाब? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला बोलता है भैया माल बेच दो, खरीद लो, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, साल खत्म हो जाएगा तो मैं बता दूंगा जो साल गुजर गया उसमें कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया। देखा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला हिस्टोरिकल चीजों पे काम करता है, हिस्टोरिकल चीजों पे काम करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला किस पे काम करता है सर? फ्यूचर की चीजों को पहले से प्रेडिक्ट करके बताता है कि अगर आप ये कर लेंगे तो जनाब 30,000, 40,000, 50,000 डॉलर्स का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, मैनेजमेंट जिस चीज के ऊपर भी डिसीजन लेना चाहे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जनाब मैंने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, एक ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर मैंने 3 टुकड़े कर दिए। कौन कौन से? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला बोलता है जनाब माल बेच दो, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इसका काम है। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो के मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो काम कर रहा होता है एक शर्ट्स बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? ऑल क्लियर, ऑल गुड? सुने आगे बढ़ेंगे जनाब। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, एक फाइनेंशियल वाला और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वाला। यानी कि जाहिर सी बात है मैनेजमेंट फैसले रोजाना तो नहीं कर रहे होते, या अपने लिए जो इंफॉर्मेशन डिटेल में मांग रहे होते हैं ताकि उनको फैसले करने में आसानी हो, वो रोजाना तो नहीं होता। तो बेसिकली एक ही डिपार्टमेंट से काम करा दिया जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका नाम दे दिया जाता है। क्या सबको बात क्लियर हो रही है? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर? ऑल गुड, ऑल गुड? चले जनाब। तो बेसिकली मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर 2 टुकड़े कर दिए, एक का नाम मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का नाम दे दिया और एक का नाम मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का नाम दे दिया। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रॉड कैटेगरी है, उसका सब जो है ना मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है। क्या बात क्लियर हुई मेरे दोस्त? पक्का? किसी को कोई परेशानी? ऑल क्लियर? अभी हम जनाब अभी हमने क्या सीखा है? अभी हमने सिर्फ पेपर के बारे में सीखा है और ये जो बातें हमने सीखी है वो आपके स्टडी हब के चैप्टर नंबर 1 के अंदर लिखी हुई है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के नाम से। लॉजिक क्लियर? सुनेंगे मैं पूरी स्टडी टेक्स्ट, मैं पूरी आपको स्टडी टेक्स्ट एसीसी हब वाली रीड कराऊंगा, सारी की सारी किट सॉल्व कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। चले दोस्त, तो जनाब जैसे मैंने बोला था कि जब मैं पढ़ा रहा हुआ करूं तो आप कॉपी मत किया करें, और अब आप कॉपी करें। वीडियो को यहां पे पॉज करें, वीडियो को यहां पे पॉज करें और अब आप कॉपी करें। जी सर, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आगे चला बात को लेके, सुनेंगे दोस्त, सुनेंगे दोस्त। मैंने बोला जनाब कि हमें मतलब समझ में आ गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला और कॉस्ट अकाउंटिंग वाले में क्या डिफरेंस है।
हमें बिल्कुल जो है वो हमें बिल्कुल जो है वो हमने समझ लिया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला क्या करता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला क्या करता है। सुने, अब मैं इनका डिफरेंस क्या बना रहा हूं कि जनाब इनका डिफरेंस क्या है। मैं इनका अब जरा कंपैरिजन करने के लिए जा रहा हूं, सुनेंगे जनाब। मैं यहां पे लिखूंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं यहां पे लिखूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक एक करके आप मुझे बताते रहेंगे। हाँ, ठीक हो गया जी। ठीक है सर, चलें जरा। पहला मेरा दोस्त, यूजर्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले किन के लिए काम करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले जो अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं वो किन के लिए बना के देते हैं जनाब? वो इंटरनल बना के देते हैं। इंटरनल से मुराद आपकी जो मैनेजमेंट है, आपके जो सीईओ हैं, उनके लिए काम करते हैं ये लोग। वो बोलते हैं जनाब बताइए हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसको लॉन्च करें या नहीं करें। ये बातें बाहर थोड़ी ना बताई जाती हैं, कॉम्पिटिटर वगैरह को अवामी थोड़ी बताई जाती है, इंटरनली चीज होती है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले किसके लिए काम करते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, मतलब जो साल गुजर गया उसकी जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ये किसके लिए रिपोर्ट करते हैं जनाब? ये कर रहे होते हैं स्टेक होल्डर के लिए। यानी कि स्टेक होल्डर के अंदर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर, मालिक और जनाब इस शेयर होल्डर को क्लियर कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट के लिए भी कर रहे होते हैं, और जनाब आपकी टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं गवर्नमेंट की, उनके लिए भी कर रहे होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी कर रहे होते हैं जनाब, गवर्नमेंट के लिए भी कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज वो भी देखता है इसको कि जनाब मुझे इस कंपनी में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंपनी भाई लॉस में आ रही है, भाई मैं तो निकलूं, नौकरी दूसरी ढूंढूं। जनाब समझ में आ गया? समझ में आ गया जनाब? आइए, हमने बोला जनाब फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड है, गौर से सुनिएगा। हमने बोला यार मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन ये फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जनाब ये कोई बाय लॉ है ये कोई बाय लॉ है। ये कौन बोल रहा है कि यार अकाउंट्स बनाओ? इनकम स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यार कौन बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ? भाई मैं नहीं बना रहा यार इनकम स्टेटमेंट, मेरी दुकान है, मैं नहीं बना रहा, मेरी मर्जी यार, मैं चल रहा हूं बगैर इनकम स्टेटमेंट बनाए। जो नॉर्मल आपकी गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं, क्या उसकी इनकम स्टेटमेंट बनती है? नहीं बनती भाई, नहीं बनती यार। तो ये कौन बोलता है कि भाई मैं अकाउंट्स बनाऊं, मुझे अकाउंटिंग करनी है, मुझे बुक कीपिंग करनी है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है? जनाब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला क्या बोलता है? दोस्त सुने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जनाब ये होता है एज पर लॉ। हर मुल्क का अपना कानून है, कंपनीज एक्ट के नाम से नॉर्मली होता है जनाब। क्या होता है पाकिस्तान के अंदर 10 साल आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, 10 साल एटलीस्ट। यानी कि अगर आप अभी 2025, 26, 27 के अंदर है तो यानी कि आपको 10 साल पिछले तक के अकाउंट्स रखने हैं, आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं जनाब। मैंडेटरी है, एज पर लॉ है, एज पर लॉ है। और जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एज पर लॉ नहीं है, मर्जी है, चाहो तो करो चाहे तो ना करो, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट। जनाब इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? अच्छा इसको हम बोलते हैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट है। अच्छा दोस्त उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है, अगर कोई नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है तो जनाब उसका उस रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट होना चाहिए है? नहीं सर, इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। जो बेस्ट प्रैक्टिस लगे उसके साथ साथ अपनी रिपोर्ट्स बना दीजिए। जबकि जनाब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, क्या प्रॉफिट को परखते हैं सबसे पहले है? क्या एडमिन एक्सपेंस को सबसे ऊपर लिखते हैं है? सेल को सबसे नीचे लिखते हैं
नहीं सर, सेल सबसे ऊपर आती है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल आता है। इसका मतलब जनाब इसकी कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इसने बोला इसकी प्रेजेंटेशन आप ऐसे करें, सेल्स ऊपर होनी चाहिए जनाब। इसकी प्रेजेंटेशन एक डिटरमिन है, इसकी जनाब एक प्रेजेंटेशन डिटरमिन है। ये प्रेजेंटेशन कहाँ से आती है? आपके पास नॉर्मली IFRS से पता चलती है और आपके मुल्क के जो कंपनीज एक्ट होते हैं उससे ये इंफॉर्मेशन होती है। ऑल गुड है मेरे दोस्त, ऑल गुड, ऑल क्लियर। चले सर आगे बढ़े, आगे बढ़े जनाब। नंबर 4 जनाब, ये जो रिपोर्ट्स बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले, यानी कि जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं मैनेजमेंट वाले, जो मैनेजमेंट रिपोर्ट मांगते हैं, ये इसमें कंटेंट क्या होता है दोस्त? इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ क्या होता है जनाब? देखिए फाइनेंशियल वाले के अंदर तो सारी की सारी पास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि जनाब पिछला साल जो गुजर गया उसमें हमने कितने रुपए की सेल की है, पिछला साल जो गुजर गया ऐसा। और जनाब जो मेरे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले होते हैं वो फाइनेंशियल नंबर भी होता है और उसके अंदर नॉन फाइनेंशियल नंबर भी होता है। फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग करने के लिए जा रहे हैं कि जनाब डिसीजन मेकिंग करने के लिए जा रहे हैं, सैमसंग वालों ने बोला हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड वो हम गूगल से नहीं खरीदेंगे, अपना खुद का बनाएंगे। एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, खुद बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, एंड्रॉइड से बना बनाया खरीद लो तो कितनी कॉस्ट आएगी, ये तो होगा। साथ में नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा कि जनाब अगर आप खुद बना तो लोगे चलो, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे जनाब, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं होगी जो लोग डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, बहुत फंस जाएंगे आप, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के अंदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी होता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स का इंपैक्ट भी होता है, जिसमें आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। देखा ना हमने हिस्ट्री के अंदर हुआवे का क्या हाल हुआ है, अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वो जो भी फंडा था एंड्रॉइड वालों के साथ, लेकिन क्या हुआ मार्केट में नहीं नजर आ रहा मुझे, हमें हुआई, हो सकता है दोबारा कम बैक कर ले, डोंट नो, डर कोई बात। आगे उसके बाद है जनाब मेरे पास लेवल ऑफ डिटेल। जनाब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लेवल ऑफ डिटेल्स कितनी होनी चाहिए, कितनी डिटेल होनी चाहिए? हमने बोला सर मोर डिटेल होनी चाहिए ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए। इतनी डिटेल्स दें कि उनको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल जनाब ये जो शर्ट्स का ऑर्डर आया था 1000 शर्ट्स का जो हमने एग्जांपल कोट की थी, उसमें आप ये भी बता दें कि सर अगर तो मैं क्वालिटी थोड़ी सी हल्की कर दूंगा तो जनाब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये मोर इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और जो आपका जिसने ऑर्डर दिया है, जो कि हमारा क्लाइंट है, जो कि हमारा कस्टमर है, उसको क्वालिटी से कोई मसला नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन भी अगर आप देंगे तो जनाब और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी कि मोर डिटेल इंफॉर्मेशन एज पर जो आपकी डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए। एग्री करते हैं जनाब? एग्री करते हैं। इसमें लेवल ऑफ इसमें बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितनी डिटेल्स होनी चाहिए जनाब? एज पर लॉ या फिर लीगल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, हम लोग इनकम स्टेटमेंट जब बना रहे होते हैं तो जो एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज एक्सपेंस, वो आ रहा होता है एडमिन के अंदर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एडमिन एक्सपेंस आ रहा होता है एज अ सैलरी आ रहा होता है। क्या उसकी डिटेल एम्प्लॉय वाइज होती है? क्या इस बंदे को इतनी तनख्वाह, इस बंदे की 3 तनख्वाह, इस बंदे की 3 तनख्वाह, इस बंदे की, क्या इतनी डिटेल होती है? नहीं सर। इसका मतलब जनाब जितनी डिटेल लॉ ने बोली है उतनी डिटेल देंगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट मांगे कि जनाब हमें जरा लोगों की तनख्वाहों की डिटेल दो, जरा देखें तो हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, कौन सा बंदा कितना महंगा है और कौन कितना कमा के दे रहा है, तो जनाब वो फिर आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मोर डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। बात समझ में आई? मैंने बोला जनाब अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, 3 साल के अकाउंट एक साथ बना दें? फ्रीक्वेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या 3 साल के अकाउंट में एक साथ बना दूं? है जी? नहीं सर। इसकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन बाय, यानी कि प्रिस्क्राइब बाय लॉ है। लॉ ने बोला है कि जनाब एज पर लॉ ने बोला है कि जनाब आपको अकाउंट्स नॉर्मली कम अज कम एटलीस्ट आपको एनुअली अकाउंट्स बनाने हैं।
लिस्टेड कंपनी के क्वार्टरली अकाउंट्स भी होते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आपको कम से कम एटलीस्ट आपको एनुअली अकाउंट्स बनाने हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, महीने महीने वाइज या कब होनी चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का क्या होगा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का क्या होगा, क्या साल साल मैनेजमेंट ने रिपोर्ट मांगी, यानी कि जब मैनेजमेंट रिपोर्ट मांगेगी जितनी अर्जेंसी होगी उतनी जल्दी आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी, जितनी जल्दी होगी जितनी अर्जेंसी होगी आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जनाब सुनेंगे हमने बोला यार मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने बोला देखिए कोविड-19 आ गया है और कल से लॉकडाउन लग रहा है, जरा फटाफट बताओ कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या हम लोग कस्टमर को अपना गुड्स कैसे बेचें, कोई तरीके बताओ। आपने बोला जनाब एक काम करेंगे, दुकान तो हम नहीं खोल सकते, लॉकडाउन लग गया तो हम ऑनलाइन सेटअप बना लेते हैं, फटाफट वेबसाइट बनाते हैं और ऑनलाइन होगा और कस्टमर के घर तक एक बंदा जाके माल दे देगा बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ये फटाफट डिसीजन मेकिंग करो। मैनेजमेंट ने बोल दिया, आप गए आराम से जाके सो गए, एनुअल लीव पे चले गए, पूरे साल एक हफ्ता छुट्टी मना करा, आपने बोला हाँ भाई बताओ क्या काम दिया था, है क्या काम ऐसा होगा, नहीं जनाब मैनेजमेंट के हिसाब से जितनी अर्जेंसी होगी उसके हिसाब से होगा, उसके हिसाब से होगा। ये मेरे पास कहलाता है फ्रीक्वेंसी, बोले तो एज पर मैनेजमेंट, एज पर मैनेजमेंट। क्या बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया। नंबर 7 जनाब, नंबर 7 पर्पस क्या है जनाब, क्या मकसद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का, पर्पस क्या है, क्यों ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, क्यों इन लोगों को बिठाया गया है, ताकि मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए और वो मैनेजमेंट को ऐसी रिपोर्ट्स बना के दे कि जिससे वो अच्छी प्लानिंग कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें। क्या मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आईटी कंपनी की मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला यार देखें आईटी कंपनी के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर बना के बेचते नहीं है, फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसकी मेंटेनेंस का काम हम लोग करते हैं। अच्छा जी, हमने बोला जनाब एक कंपनी वाला है हमारे पास, अलीबाबा आए, अली एक्सप्रेस वाले आए, अलीबाबा आए, उन्होंने बोला यार हमारे लिए जो है ना, ये आप अमेजोन वाले हैं, उन्होंने बोला यार कि आप हमारे लिए ना एक एप्लीकेशन बना दें। बना देंगे सर, बना देंगे। तो अब उसकी जो प्रॉपर अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे, वो देखेंगे जनाब इस पे कितनी वर्कफोर्स लगेंगी, उस पे कितना टाइम लगेगा, 2 महीने का प्रोजेक्ट है, 3 महीने का प्रोजेक्ट है, उस पे कॉस्ट कितनी इंकर्ड हो रही है, प्लस सामने वाली पार्टी हमें पैसा कितनी दे रही है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है। प्लानिंग होने के बाद जब वो एक दफा एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि ओके जी ऑर्डर मिल गया हमें, अब यार उसका कंट्रोल भी तो करना है कि अगर मैंने 3 महीने की प्लानिंग की थी कि 3 महीने में प्रोजेक्ट एप्लीकेशन वेबसाइट बन जानी चाहिए, 6 महीने क्यों लग गए है, तो इसका मतलब इसको कंट्रोल भी करना चाहिए। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का काम है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का काम है। जनाब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का काम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का काम क्या है, ताकि जनाब जो आपके शेयर होल्डर हैं उनको आप ये रिपोर्ट देंगे कि जनाब जो साल गुजर गया है उसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस कमाया है। इसका मतलब है ताकि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन वो ले सकें कि हम आपकी कंपनी के अभी भी शेयर होल्डर रहेंगे या हम शेयर बेच के निकल जाएं, किसी दूसरी कंपनी की शेयर खरीद लेते हैं। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया। 8वां दोस्त मेरे पास वैल्यूएशन, यानी कि नंबर्स कौन से लिए जाएंगे। जनाब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो नंबर्स लेगा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला नंबर लेगा वो कौन सा नंबर लेता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला नॉर्मली जो नंबर लेता है वो कौन सा लेता है, हिस्टोरिकल नंबर। कौन से लेता है जनाब, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि बिल्डिंग मैंने खरीदी थी फॉर एग्जांपल $100,000 $1,00,000 की, जनाब आपकी बुक्स के अंदर अभी भी उतने से रिकॉर्ड हो रहा होगा अनलेस एंड अनटिल कि उस पे IAS 16 का रिवोल्यूशन मॉडल नहीं लग जाता। क्या बात समझ में आ रही है। जबकि ये क्या करेगा, ये आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला है ये वैल्यूएशन यानी कि नंबर्स कहाँ से ले रहेंगे ये लोग जनाब, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें फॉलो होती हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, ये भी आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी नहीं है। जनाब रेलिवेंट कॉस्टिंग होती है, ये भी आपने नहीं पढ़ी है, अभी भी आपकी समझ में नहीं आएगा। क्या आप लोग को फर्क पता चला, क्या डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का। एक दफा से मैं फिर से रिकैप कर देता हूं। जनाब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का काम होता है जनाब ट्रांजैक्शन कर दे, मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा और साल खत्म होने पे मैं बता दूंगा कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया कितना लॉस कमाया। अच्छा फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी $100,000 की, आपने एक प्लांट खरीदा $1,00,000 का, आपने एक बिल्डिंग खरीदी $1,00,000 की, एक्सपेंस कर दूं मैं इसको है, एक्सपेंस कर दूं? नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं, एसेट है सर ये, इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर, इसको आप एसेट रिकॉग्नाइज करें, इससे फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। भाई कहां लिखा है भाई ये,
कहाँ लिखा है? हमने बोला सर ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर लिखा है, जिसको आप लोग IFRS कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हमने बोला इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स एंड लॉ को फॉलो करता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जनाब किसको फॉलो करेगा? जनाब वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल जनाब टैक्स को ऑडिट खुल गया, टैक्स वाले बंदे आ गए, उन्होंने बोला लो भाई हिसाब किताब दो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले रिस्पॉन्सिबल है टैक्स वालों को जवाब देने के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला टैक्स वालों के लिए काम नहीं करता, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम नहीं करता, बल्कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो प्योर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा होता है। तो जनाब एक दफा से फिर से सम अप, हमें क्या करना है? हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है, हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है। हमने कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना है कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, ताकि और मैनेजमेंट को हम लोग वर्किंग भी प्रोवाइड करके देंगे, ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में, प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में आसानी हो जाए। जनाब बात समझ में आई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की? दोस्त बात समझ में आई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले क्या काम करेंगे? लॉजिक क्लियर? चले जनाब, मैं अब आपकी मैंने बोला था कि जनाब पूरा का पूरा स्टडी हब का जो स्टडी टैक्स है और जो किट है वो मैं कराऊंगा। तो चलें जनाब हम लोग पढ़ते हैं। हमारे पास ये किताब है, आप लोग ये पोर्टल पे भी लगी हुई है, देखते हैं जनाब, स्टार्ट करते हैं। चले दोस्तों, ने पहला चैप्टर है हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का। क्या फरमा रहे हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने बोला अकाउंटिंग 3 किस्म की होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग द रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाना बैलेंस शीट में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का ये काम है, बोलेगा भाई माल बेच दो, सेल कर दो, मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा, माल बेच दो, सेल कर दो, मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। आगे मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके बाद आइए कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, मैनेजमेंट अभी पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला क्या करता है जनाब? एक यूनिट बनाने पे, एक शर्ट बनाने पे, एक एसी बनाने पे, एक डिफ्रीजर बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, इसका काम ये है। कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट, monetary value or assessing of the resource of their allocation, the product, services, inventory of the item। जनाब ये it is the function of the management accounting, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बड़ा है, वही लीड कर रहा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को। ये लोग किसके लिए काम करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले को। क्योंकि कॉस्टिंग क्यों कर रहे हो? ताकि प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना आसान हो जाए। एक यूनिट कितने का बन रहा है वो मुझे पता चलेगा तो मैं प्राइसिंग करूंगा ना। एक एयर कंडीशन पे कॉस्ट आ रही है 60,000 की, तो जनाब ये मुझे पता होगा तो प्राइसिंग करने में मुझे आसानी होगी। एक शर्ट बनाने पे $30 की कॉस्ट है, ये मुझे पता होगा तो मैं आगे प्राइसिंग कर पाऊंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का काम बहुत जरूरी है। और ये किसको रिपोर्ट करते हैं? नॉर्मली ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही होता है बेसिकली। ये किसका सब पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं जनाब? द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, जनाब दोनों चीजें देखते हैं। इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट दी मैनेजमेंट एक्टिविटी, ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों चीजें बताते हैं मैनेजमेंट को, ताकि उनको फैसले करने में आसानी हो जाए। बताया ना मैंने, हुआवे का बताया ना भाई, हमने बोला सर सैमसंग वाले अगर आज फैसला करें कि जनाब हमें एंड्रॉइड यूज नहीं करना, खुद बना लेंगे। सर खुद बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी? वो वर्किंग तो करेंगे फाइनेंशियल, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या आएगा सर? वो नॉन फाइनेंशियल है। लोग एंड्रॉइड के आदी हैं, उसकी एप्लीकेशंस बहुत बड़ा नेटवर्क है सर उसका, कैसे कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं? डन हो गई बात। तो डेफिनेशन है। आइए जनाब एग्जाम्पल्स दिए आपके स्टडी टैक्स वालों ने, क्या एग्जाम्पल दिए दोस्त को सुनेंगे, सुनेंगे। ये आयशा हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट है। कौन सी कंपनी की है जनाब? फर्नीचर कंपनी की है। पढ़ते हैं जी। द रोल ऑफ दिस प्रोफेशनल वर्किंग एट दी फर्नीचर कंपनी, फर्नीचर कंपनी में काम कर रहे हैं और ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाली हैं। तो इनका काम क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग वाली का काम है जनाब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक फर्नीचर, एक कुर्सी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, और उस कॉस्ट को फिर रिकॉर्ड करना ताकि आगे प्राइसिंग वगैरह में फैसले करने में आसान हो जाए। ये काम किसका? आयशा का। सीखते हैं जी। आयशा वर्क एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट एट द लार्ज फर्नीचर कंपनी, फर्नीचर को। He works involved recording the cost of product, इनका काम है कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, और सर्विसेज। These costs are type of the financial information. फर्नीचर कंपनी मेक्स 4 डिफरेंट चेयर, वो 4 मुख्तलिफ किस्म की कुर्सियां बनाते हैं, तो चारों की कॉस्टिंग करनी है बॉस। एंड आयशा इज आस्क्ड टू रिकॉर्ड हाउ मच इट कॉस्ट द कंपनी टू प्रोड्यूस ईच। आयशा ये बताएंगी कि जनाब इस कुर्सियों को बनाने में कितना खर्चा आएगा।
To do this, she often took at the historical information. जनाब जाहिर सी बात है इसकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुर्सी पे कितनी कॉस्ट आएगी, उसके लिए उसको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि हमने लकड़ी कितने की खरीदी हुई है, लेबर एक यूनिट बनाने के कितने पैसे लेते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन। अजय जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। अजय जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है दोस्त। इसका मतलब है इनका काम है कि टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो, प्लानिंग करने में आसानी हो, उनको जो है वो कंट्रोलिंग में आसानी हो। देखते हैं जी, अजय इज द मैनेजमेंट अकाउंटेंट एट द फर्नीचर कंपनी। ही हैज सेवरल रिस्पांसिबिलिटीज। क्या है जनाब? ही टुक द पास्ट एंड द फ्यूचर कॉस्ट। जनाब इनकी कॉस्ट कितनी इंकर्ड होगी? He sometime work with the non-financial information. For example, he can be asked to investigate how many work days have been lost because of the employee sickness in the last day. बिल्कुल सर। फॉर एग्जाम्पल जनाब के लेबर जनाब बीमार थी, लेबर ने लास्ट वीक लास्ट मंथ छुट्टी की है, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से काम रुका होगा। फॉर एग्जाम्पल जनाब पिछले महीने आपने 10,000 यूनिट्स बना दिए, इस महीने आपने 15,000 यूनिट्स, पिछले महीने आपने 10,000 यूनिट्स बनाए, इस महीने आपने 8,000 यूनिट्स बनाए। कितने यूनिट्स कम बनाए? 2,000 यूनिट्स कम बनाए। तो जनाब इन्वेस्टिगेट तो करो। इन्वेस्टिगेशन किससे करवाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले से। बोलेगा भाई मैं तो तनख्वाह दूंगा, काम कर लेगा तनख्वाह दे दूंगा, मैं तो रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन मेरा काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला वो तो एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी उसमें लगा हुआ है, तो ये काम मैनेजमेंट किससे करवाएगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले से। लॉजिक क्लियर? ही प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दी he provides information for the company's manager regularly. जनाब मैनेजर्स जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे ये उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, स्पेशल ऑर्डर की हो, मेक और बाई की हो। He advise on specific aspect of the business which sometimes involve planning, decision making और controlling. जनाब ये मजीद इंफॉर्मेशन एडवाइस भी करेगा जिनसे फैसले लेने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट है मेरे पास काबिल। काबिल कौन है भाई? इस कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। He must prepare the financial accounts of the company at the end of each accounting period. हर जगह का अलग अलग होता है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली, दुनिया के अंदर नॉर्मली 1 ईयर होता है, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी होती है वो कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो पाकिस्तान के अंदर, वो क्वार्टरली अकाउंट्स बनाती है। ओके जी, तो इसका काम है अकाउंट्स बनाना। फाइनेंशियल अकाउंट्स ही प्रिपेयर शो हाउ वेल furniture company performed during the period under review and the state of the affair of the end of the period. Most of the information he deals with the financial data based on the past information. जनाब साल गुजर जाता तब इनकम स्टेटमेंट बनाता है, अगले साल की इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाता। ये बात समझ में आई? पक्का आगे बढ़ेंगे जनाब। उसके बाद जो हम लोगों ने जो भी डिफरेंसेस देखे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो जनाब बिल्कुल यही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला इंफॉर्मेशन किसको दे रहा होता है? जनाब इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए, बैंक्स के लिए। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ, इसके लिए रिक्वायरमेंट बाय लॉ है कि जनाब मैं अकाउंट्स बनाऊं। फॉर्मेट, इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है और इसके लिए प्रेजेंटेड बाय लॉ। लॉ ने बोला ना सेल्स ऊपर होनी चाहिए, प्रॉफिट नीचे होना चाहिए। इसके कंटेंट के अंदर क्या होगा? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों, जाहिर सी बात है सब चीजें बताएगा। और इसके अंदर क्या होगा मेरे पास? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर देगा। लेवल ऑफ डिटेल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। सैलरी की मैंने एग्जांपल दी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला आपके अकाउंट्स के अंदर सैलरीज एक्सपेंस का नंबर शो कर रहा होता है, एम्प्लॉय वाइज डिटेल नहीं शो कर रहा होता। कितनी डिटेल देगा ये? जो आपकी लेजिस्लेशन कानून ने बताई है। फ्रीक्वेंसी जनाब डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर कि क्वार्टरली काम करें, महीने की रिपोर्ट्स दें, लेकिन ये नॉर्मली कब होती है? एनुअली होती है। पर्पस, इसका पर्पस क्या है? प्लान करना, डिसीजन मेकिंग करना, कंट्रोल करना। इसका पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट और डिसीजन। इसकी वैल्यूज किसकी बेस पे होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, रेलेवेंट कॉस्ट पे, और इसकी क्या होती है? हिस्टोरिकल पे। यही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये वही चीज है। कॉपी भी कर लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। डन है जी, आगे बढ़ते हैं। चले दोस्त, अब हम आते हैं जनाब कुछ एमसीक्यूज के ऊपर जो आपके किट के अंदर, मैंने आपको बोला था कि जनाब स्टडी हब की भी किट मैं कराऊंगा, कैप्लान की भी किट मैं कराऊंगा, बीपी की भी किट मैं कराऊंगा। मतलब मेरे कहने से मुराद है मैं आपसे करवाऊंगा। अभी क्लास में बैठे बैठे खुद से करेंगे तो सॉल्व होगा बहुत। चलें जनाब, वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे, वीडियो को यहीं पे रोकें, पॉज करें और ये एक्टिविटी नंबर 1 जो है ये सॉल्व करें। एक्टिविटी नंबर सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके बराए मेहरबानी ईमानदारी के साथ, बेईमानी नहीं। डन है बॉस। चले, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट डिस्क्राइब मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनाब बताइए इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है और
मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? नो लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है किसी में। मतलब आप किसी भी तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जनाब मैंने शॉर्टकट लिख रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। अकाउंट्स प्राइमरीली फॉर द शेयर होल्डर। जनाब हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो शेयर होल्डर के लिए बना रहे हैं। कौन अकाउंट शेयर होल्डर के लिए बनाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। यूज फॉर द फ्यूचर इंफॉर्मेशन और फोरकास्ट, फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जनाब आप ये अगर ऑर्डर एक्सेप्ट कर ले तो आपका प्रॉफिट $30,000 आ जाएगा। कौन करता है दोस्त? ये मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला तो पास्ट को डील कर रहा होता है। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड डिटरमाइन प्रेजेंटेशन। जनाब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड आए, IFRS आए हैं कि जनाब आप इसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। कौन करता है ये? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। प्रिपेयर्ड एज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट बोलेंगे वो करेंगे। मैनेजमेंट बोलेंगे जनाब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, हमने एक प्लांट बंद करना है। मैनेजमेंट ने बोला जनाब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमने एक्सपेंशन करनी है। ये सारा काम किससे करवाएंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से करवाएंगे। डन। आई होप ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक ठाक किया होगा। तो सर आपको फर्क पता चल गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। दोस्त मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जनाब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपकी सीक्वेंस कौन सी है? आइए जनाब, ये जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्चा है जनाब ACCA में ये कवर होता है MA1, MA2, MA1, MA2, उसके बाद MA, उसके बाद PM, उसके बाद FM, उसके बाद APM, ऑप्शनल में से अगर आप लेना चाहें तो AFM। इतने सारे पर्चों की सीरीज ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो आपने ये पेपर अभी बड़ा गौर से, तसल्ली से, बड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। चले बॉस आगे। बॉस MCQs आ गए हैं। स्टडी हब के MCQs हैं। मैंने बोला था ना साथ साथ करेंगे, साथ साथ करते तो हो जाते, वरना नहीं होते। जनाब आप फिर से वीडियो को पॉज करें। और मैंने जनाब कितने MCQs दिए हैं किताब में? आप लोगों को 6 MCQs दिए हैं मैंने। इन 6 के 6 MCQs को आप लोग सॉल्व करें। इन 6 के 6 MCQs को आप लोग सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, और फिर दोबारा से वीडियो को आप रिज्यूम कीजिए। जी जनाब, आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चले जनाब मेरे साथ भी सॉल्व कीजिए। स्टडी हब का MCQs है ये। क्या कह रहे हैं दोस्त? हसन इज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट। हसन कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हैं अल्फा कंपनी के, और जैन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले, बीटा कंपनी का। हसन हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हैं और जैन मेरे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले हैं। पढ़ेंगे सर। क्या बना है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द वर्क डन बाय हसन एंड जैन। बताइए इसमें से कौन सी 2 स्टेटमेंट हसन और जैन के लिए ठीक है? पहला, हसन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला है, इज मोस्टली कंसर्न विद द पास्ट इंफॉर्मेशन। सर हसन कौन था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। हसन कौन था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। इसका मेनली कंसर्न होता है पास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर। सेल कर दोगे रिकॉर्ड कर लूंगा। सर पास्ट का मतलब होता है 1 सेकंड भी पुराना हो गया ना तो पास्ट हो गया। जैसी सेल हुई फौरन रिकॉर्ड करो। तो जनाब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। आगे, जैन जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला है, इज ओनली कंसर्न विद द फ्यूचर इंफॉर्मेशन। जैन ओनली, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर से ताल्लुक होता है उसका। अबे नहीं भाई सर, पास्ट से भी होता है और फ्यूचर से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल ऑर्डर आया था कितनी 1000 शर्ट्स बनाने का। जनाब 1 यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी? है मटेरियल तो खरीदा हुआ मैंने। पास्ट इंफॉर्मेशन हो गई ना यार। पास्ट भी चाहिए इसको और फ्यूचर भी चाहिए। आगे, हसन मेन जॉब इज टू प्रिपेयर अकाउंट्स टू द ओनर ऑफ द अल्फा। हसन का मेन काम क्या है जनाब? अकाउंट्स बनाना। ओनली नहीं है, मेन काम है। ओनली का वर्ड होता तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता। मेन काम है हसन का, मेन काम है अकाउंट्स बनाना मालिकों के लिए। सिर्फ मालिकों के लिए नहीं है यहाँ पे। अकाउंटेंट फॉर दी ओनली ऑनर्स नहीं है। ओनली ऑनर होता तो मैं क्रॉस कर देता। बात समझ में आ रही है? ऑनर्स के लिए भी है, शेयर होल्डर के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी, टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी है। ओनली का वर्ड जिक्र नहीं है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैन इज ओनली जैन कौन सा था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। मोस्टली कंसर्न विद द नॉन फाइनेंशियल। सर ये मोस्टली कंसर्न करते हैं नॉन फाइनेंशियल्स पे। नहीं सर, मोस्टली कंसर्न तो फाइनेंशियल पे होता है ना, नॉन फाइनेंशियल भी होता है, मतलब दोनों पे होता है। दोनों पे होता है। मोस्टली कंसर्न का वर्ड थोड़ा अजीब है।
डन हो गई बात। तो इसका ए और सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलें दोस्त, उसके बाद है मेरे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपकी कैप्लान की किट का क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। भैया नॉट है, हाँ, कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग ओनली। बड़ा गौरतलब देखना है जनाब, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का काम है एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, यूनिट का मतलब इन्वेंट्री। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। भाई इन्वेंट्री तो आपकी बैलेंस शीट पे भी छपता है नंबर, इंटरनल तो नहीं हुआ ना, एक्सटर्नल हुआ, वो तो पूरी दुनिया पढ़ती है अकाउंट्स। इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे, करंट एसेट में आ रही होती है इन्वेंट्री, बिल्कुल आ रही होती है। वो नंबर ए कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कितनी कॉटन पड़ी हुई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कितनी रुई पड़ी हुई है। तो जनाब बात समझ में आई, मैंने क्या बोल दिया। तो जनाब यहां पे हम ये बोलेंगे कि जनाब इसका काम सिर्फ इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, बैलेंस शीट तो एक्सटर्नल जाती है। ये नॉट बोल रहा है, इसका मतलब है कि जनाब ये जुमला दुरुस्त नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का गलत है, तो नॉट बोल रहा था, तो उसका मतलब है ये जुमला दुरुस्त है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है। बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाए। रूटीन इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सर, आपको रूटीन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि आपको छोटे बड़े फैसलों करने में आसानी हो जाए, बिल्कुल दुरुस्त है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर इंटरनल, कैन बी यूज, ये कैन बी है, ओनली नहीं है। हाँ, ओनली नहीं है मामला, देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला कैन बी यूज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले की जो खबर है वो इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल लोग भी देख सकते हैं, बिल्कुल सर देख सकते हैं, ओनली नहीं है। ओनली होता तो ये गलत होता। बात समझ में आई है, बहुत ट्रिकी है, इतना ट्रिकी भी नहीं है। चले दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 क्या फरमा रहे हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग और द कॉस्ट अकाउंटिंग, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू दी, अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों की है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंट वाले हिस्टोरिकल होता है, बात तो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एस्टैब्लिश कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है दोस्त। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड टू, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होती है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग के लिए। तो 1 और 3 ठीक है, 1 and 3 ओनली फिट हो गया, लॉजिक क्लियर। चलें सर, ये आपकी किट के क्वेश्चन है दोस्त, अभी आपने पढ़ा और किट करने के काबिल हो गए आप। हम इसी तरह से पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ और हाथों हाथ किट करते जाएंगे ताकि फटाफट हमारी तैयारी होती रहे। चलें जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 कैप्लान की किट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड, कौन सी चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, कौन सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है। प्रिपेयर्ड ईयरली, हर साल के आपको अकाउंट्स बनाने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है। इंटरनल यूज के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रेंट फ्यूचर इंफॉर्मेशन, जनाब कौन ऐसा होता है जो फ्यूचर इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा होता है। फाइनेंशियल तो पास्ट रिकॉर्ड बोलता है, माल बेच दो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, साल गुजर गया इनकम स्टेटमेंट बना दूंगा, ये चीज बात समझ आ रही है जनाब। मैं अज्यूम करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके इन सबको खुद से सॉल्व किया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 जनाब, क्वेश्चन नंबर 5, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, which two of the following statements about the management accounting are true। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ट्रू है। दे में इंक्लूड नॉन फाइनेंशियल, मैनेजमेंट वाला नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेता है, बिल्कुल सही है। दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग लॉ नहीं है भाई, मैनेजमेंट ने बोला कि ये काम करो तो करो। दे आर यूज टू एड प्लानिंग, जनाब इसका काम प्लानिंग भी है, बिल्कुल सर, डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है। दे आर यूज बाय दी पार्टीज एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों के लिए काम करता है, नहीं सर अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने सीईओ के लिए, अपने सीएफओ के लिए काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर दी करेक्ट ऑप्शन। चले दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट, नहीं सर, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए होती है, मैनेजमेंट के लिए, ताकि उनको फैसले करने में आसानी हो, आपके लीगल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट है उनको ये रिपोर्ट्स देते हैं ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय द यूज फॉर यूज बाय शेयर होल्डर, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला होता है जो कि शेयर होल्डर को इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना के देता है ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना, ताकि उनको शेयर होल्डर को फैसले करने में आसानी हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, नहीं सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। मैं एज्यूम करता हूं कि जनाब आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर को डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर होता है जनाब, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर होता है जनाब, हमें वो काम करना है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है मैनेजमेंट को ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करने में, प्लानिंग करने में, और अगर फैसले ले लिए उनको तो उनको कंट्रोल करने में आसानी हो जाए। बात समझ में आ रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला क्या करता है जनाब, माल बेच दो, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, साल खत्म होने पे इनकम स्टेटमेंट बना दूंगा, शेयर होल्डर को दे दूंगा। क्या सबको बात समझ में आ रही है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जनाब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8, बोले तो हम लोग अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक हम लोग इतनी पढ़ेंगे कि हमारे आगे के चैप्टर स्टार्ट हो जाए, और फिर ये जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 8 है, ये थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। बात क्लियर। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसले मसाइल, जनाब मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग सेव कर लो, वैसे तो सबने सेव किया हुआ है। और अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो जनाब +92 भी आपने डायल करना है। ठीक हो गया। चलें जरा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।